नमस्कार नमस्कार दोस्तों। दोस्तों। मेवात ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड की एक बस जो दिल्ली से अलवर के रूट पर चलती है। दिल्ली से गुरुग्राम, सोहना, नूंह, बड़कली चौक, फिरोजपुर जिरका, नौगावा होती हुई ये बस अलवर की तरफ जाती है। इस बस के जो ड्राइवर हैं उनका नाम रहमान है और जो कंडक्टर हैं उनका नाम है मोहन। ड्राइवर कंडक्टर की ये जोड़ी आपस में बातचीत करती हुई रोज इस रूट पर जाती है और आती है। और इसी रूट के रास्ते में एक जगह आती है जिसे भूरी फूफी के प्याऊ के नाम से जाना जाता है। ये भूरी फूफी कौन है, इनकी कहानी क्या है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। और जिस पुस्तक की आज हम बात करेंगे, जिसके माध्यम से हमें इस कहानी का पता चलता है, वो पुस्तक है भगवान दास मोरवाल जी का उपन्यास कांस। भगवान दास मोरवाल जी हमारे हरियाणा के बेहद मशहूर उपन्यासकार हैं, हमारे हरियाणा से संबंध रखते हैं और नूंह जिले से ही उनका संबंध है। नूंह जिले के ही वो वासी थे, फिलहाल दिल्ली में रहते हैं और उन्हीं के द्वारा लिखी गई है ये कहानी। और जो इस नॉवल का टाइटल है वो बहुत ही शानदार टाइटल है, कांस। कांस एक सिंबल के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। कांस एक जंगली घास है जो अक्सर रास्तों के किनारे पर उग आती है जब शरद ऋतु की शुरुआत होती है। बड़े सुंदर इसके फूल आते हैं, सफ़ेद। लेकिन ये घास ऐसी है कि जिसको पालने वाला कोई इंसान नहीं, खुद ईश्वर है। इस सिंबल का इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि बूरी फूफी जैसी बहुत सी औरतें मेवात में ऐसी हैं जो ईश्वर के भरोसे या अल्लाह के भरोसे पलती हैं, क्योंकि उनको अपनी पैतृक संपत्ति या दादा लाई जमीन से बेदखल कर दिया जाता है। और उस बेदखली के लिए एक कानून है, एक मर्दवादी कानून, जिसे रिवाज आम कहा जाता है या कस्टमरी लॉ कहा जाता है। तो इस कस्टमरी लॉ के चलते बहुत सी औरतें, जो इसमें भूरी फूफी भी आई और जैनब भी आई और बहुत बहुत से नाम हैं, वो औरतें दर बदर ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाती हैं। अच्छा, रिवाजे आम हमने इस किताब में ये देखा है कि केवल उस जगह पे लागू होता है जिसे हम पुराना गुड़गांव कहते हैं। जी जी। पुराना गुरुग्राम मतलब जिसमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, रेवाड़ी ये जिले आते हैं। केवल वहां के जो मेवाती मुसलमान हैं उन पर ये लागू होता है। इसलिए हमने इसमें देखा है कि एक जगह एक व्यक्ति ये भी कहता है कि मैं तो अपनी लड़कियों की शादी जो है वो भरतपुर में भरतपुर में कर दूंगा, वो भी मेवात का ही हिस्सा है, मेवाती एरिया है, वहां कर दूंगा, लेकिन पुराने गुरुग्राम वाले एरिया में नहीं करूंगा। तो केवल इस जगह पर, और वहां भी ज्यादातर लोग ऐसा, इसमें जैसा हमें पता चला है कि तमाम जो लोग हैं उनमें दो तरह के लोग हैं, जो इसके पक्ष में हैं और जो इसके विपक्ष में हम कह सकते हैं, यानी कि जो इसकी खिलाफत करते हैं। दोनों तरह के लोग, जितना हमारी समझ इस उपन्यास के द्वारा बनी है, कि दोनों तरह के लोग हैं, जो चाहते हैं ये कानून रहे और जो नहीं चाहते ये कानून रहे। और बड़ी बात यह है कि कई लड़कियां ऐसी हैं या कई पत्नियां ऐसी हैं जो अपना केस जीत भी चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट से, यानी कि कोर्ट ने उनको उनकी संपत्ति रखने का अधिकार दिया है, लेकिन फिर भी वो रिवाज आम जो है अभी भी जारी है। केवल जहाँ जो जो बच्ची कोर्ट में चली जाती है, कोर्ट जो भी फैसला देता है उसके आधार पर तो वो जीत गई हैं बेशक, लेकिन सामाजिक रूप से अगर हम बात करें तो अभी भी ये रिवाज आम जो है वहां पर चल रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोर्ट भी इस मैटर को लेके कंफ्यूज है, क्योंकि ये कानून है, बेशक ये मर्दवादी कानून है, लेकिन इस कानून की शक्ल है इसकी, इस कस्टमरी लॉ की। कई बार तो कोई जस्टिस या कोई भी जो न्यायाधीश है वो ये कहता है कि अगर हम देखें कि जस्टिस ऑफ नेचर, जो हमारा सिद्धांत है कि हम देखें कि भाई इसके साथ अन्याय हुआ है, अगर हम उस लिहाज से फैसला लेते हैं तो हम इस कस्टमरी लॉ के अगेंस्ट जाके उनके अधिकार की रक्षा करते हैं। लेकिन अगर हम कानून की बात करें तो कई बार वो न्यायालय भी ऐसा मजबूर दिखता है, और इसलिए कई फैसले इसके फेवर में आए हैं और कई अगेंस्ट में आए हैं। और अगर पुरुषों और महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं की वैसे तो जल्दी से उनको बोलने की वो आज़ादी नहीं है, लेकिन दबी जुबान में लगभग सभी महिलाएं इस मर्दवादी कानून के खिलाफ हैं। लेकिन ज़्यादातर पुरुष जो है वो जमीन के लालच में इस जो कानून को बनाए रखने की वो मतलब कि इस तरह की वकालत करते हैं। अगर हम बात करें बेटियों को उनका अधिकार देने की, तो इसमें यह भी बात की गई है कि लगभग सभी धर्मों में कोशिश तो यही की जाती है कि बेटियां अपनी प्रॉपर्टी जो है वो ना मांगे, ना छीने। तो हर धर्म में ये कोशिश की जाती है कि बेटी को जो है वो भात छूछक इसमें
बताया है कि ये सब चीज़ें जो बनाई गई हैं, कई बार तो ऐसा लगता है जैसे बेटियों का हक मारने के लिए बनाई गई हैं कि भाग चूचक वगैरह कर दो और उसके बाद कंपलसेटरी। उनको, हाँ, उसके बाद उनको वो प्रॉपर्टी ना देनी पड़े। क्योंकि अगर हम केवल मेवाती मुसलमानों की बात नहीं है, जहाँ पर ये अधिकार है भी है लड़कियों को, वहाँ कौन सा उनको वो प्रॉपर्टी मिल जाती है, और अगर वो उसको क्लेम करती हैं तो उसे काफी बुरा माना जाता है कि भाई भाई का अधिकार खा गई, है ना, भाई की जमीन खा और ये गई। भी कहा जाता है कि अगर प्रॉपर्टी लेनी है तो उसके बाद फिर हमारा और तुम्हारा नाता खत्म है। तो इस डर की वजह से भी जो लड़कियां हैं वो अपना हक जो है वो साइन करके अपने भाइयों को दे आती हैं। लेकिन इस कस्टमरी लॉ में थोड़ा सा फर्क है। इसमें यह है कि अगर कोई मर्द जो जिसकी मौत हो जाती है और उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो उसकी पैतृक संपत्ति है, वो उसकी घरवाली को ना ट्रांसफर होकर उसके बेटे को ट्रांसफर हो जाती है। अगर उसके बेटा नहीं है तो वो जमीन वो औरत जब तक वो जिंदा है वो उसको रख सकती है, लेकिन उसको बेच नहीं सकती। और बाई चांस ये है कि बेटा नहीं है लेकिन बेटियां हैं, वो जमीन बेटियों के नाम भी नहीं चढ़ेगी। जब उस औरत की मौत होगी तो वो जो जमीन है वो जो मर्द जिसकी मौत हुई उसके भाई के नाम चढ़ जाएगी, या जितने भी भाई हो उनमें बट जाएगी। और अगर कोई भाई नहीं है सपोज करो, तो वो जमीन उसके दादा के जो दूसरे परिवार, जो दूसरा दादा है, उनके बेटों के नाम वो चली जाती है, लेकिन उस औरत को नहीं मिलती, ना ही उसके आगे जो उनकी बच्चियां हैं, उनकी बेटियां हैं, उनके नाम वो जमीन आती है। तो ये इस कस्टमरी लॉ में थोड़ा डिफरेंस है जो अभी भी चल रहा है मेवात में। और उसके अलावा आपको इस उपन्यास में मेवात की संस्कृति, वहाँ की एक झलक मिलती है, वहाँ के लोकगीत, भात के समय गाए जाने वाले गीत, बिरहा के गीत, बड़े सुंदर सुंदर गीत इसके अंदर दिए गए हैं कि वहाँ का कल्चर कैसा है, वो हमें जानने को मिलता है। हम कुछ समय पहले, 3-4 साल पहले, कोविड के जस्ट बाद की बात है, जब हम एक रिसर्च के सिलसिले में नू डिस्ट्रिक्ट में गए थे, और बड़े ही मेहमान नवाज लोग थे वहाँ के, बहुत अच्छे से उन्होंने हमें ट्रीट किया। और एक वो ड्यू बहुत पीते हैं, है ना, माउंटेन ड्यू। हाँ, माउंटेन ड्यू बहुत पीते हैं, पिलाते भी हैं। और अभी वो वहाँ पर वो पुराना कल्चर चल रहा है, जैसे हमारी दादी नानी के ज़माने में होता था कि अगर कोई घर पे मेहमान आ गया है तो सारे आस पास के लोग जो हैं, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार जो हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं, बातचीत करते हैं। तो बड़ा अच्छा सा कल्चर लगा था हमें वहाँ का। बड़ी गंगा जमुनी तहजीब की इसमें बात की है उन्होंने, क्योंकि बार बार जो मोहन कंडक्टर है वो कुछ प्रश्न पूछता है रहमान से कि तुम्हारे में ये क्या होता है, वो क्या होता है। कई चीज़ें उसको लगती है कि अरे ये तो हमारी सेम है, जैसी तुम्हारी है वैसी हमारी है। तो उन दोनों की बातचीत के ज़रिए बहुत अच्छे से उन्होंने, एक जिसको हम कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता को भी इस उपन्यास में मोरवाल जी लेकर चले हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे इस उपन्यास की। और जो मोहन है वो हमारे जैसे बहुत से जो भारतीय हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, जिनको ये लगता है मेवात पता नहीं कितनी खतरनाक जगह है, वहाँ जाएंगे तो पता नहीं जिंदा बच के निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तो इस तरह की जो मिथ हैं जो हर किसी ज़्यादातर भारतीयों में है, और वो मोहन के उसमें भी थी, मोहन के जहन में भी थी। और वो मोहन उससे जब वहाँ चलता है, वहाँ के लोगों को समझता है और उसको लगता है ये भात चूचक और बहुत से रीति रिवाज जो है वो तो उनसे बिल्कुल मेल खाते हैं, और भाषा का बहुत सा मेल उनको आपस में लगता है। और एक वो शानदार चीज है, या ये मान लो कि मुझे थोड़ी सी अटपटी भी लगी, जिस चीज ने बहुत नुकसान किया 1947 में भी, पार्टीशन में। वो मोहन की जब बात की जाती है कि मोहन रहमान के घर जाता है तो उसको लगता है कि मुझे उनके घर का खाना खाना पड़ेगा, जो वो बड़ा हेजिटेट करता है। लेकिन वो कहता है कि मुझे जाके पता चला कि इन्होंने शादी पे हमारे लिए या हिंदुओं के लिए अलग से खाना बनाया, और इतनी उन्होंने कदर की। और धीरे धीरे मोहन पे उसका इतना असर पड़ा, उसको अपने आप पे शर्म आने लगी कि ये लोग हमारी इतनी इज्जत करते हैं और हम इनका खाना ही नहीं खाते। और यही मैंने पार्टीशन के सिलसिले में भी पढ़ा था कि जो उस समय जो नफरत थी, उस नफरत की एक बड़ी वजह यह भी थी कि मुस्लिम ये मानते थे कि ये जो हिंदू और सिख हैं, ये हमें मतलब कि एक तरीके का जो हमारे साथ जैसे दलितों के साथ जो अत्याचार व्यवहार करते थे वो भी गलत था, और उसी वर्ग में ये मुस्लिम को भी रखते थे। तो इसी वजह से जो एक नफरत और जो एक दूसरे पे दूरी बढ़ गई थी, तो ये बात भी इस नॉवल में की गई है। एक वो रिश्ते को रिश्ते के नाम से बुलाते हैं, है ना, जैसे इसमें दिया हुआ है कि जैसे देवर है उनका, तो ऐसे कह के बुलाती है कि देवर बात सुन। तो वो जो रिश्ता है उसी नाम से उस रिश्ते को बुलाते हैं। ये एक चीज मैंने इसके अंदर देखी।
और एक खास चीज जो सबसे ज्यादा मुझे जिसने प्रभावित किया, वो किया लोकू शरणार्थी ने। लोकू सन्नार्थी। हाँ, शरणार्थी उनकी जुबान में उसको शरणार्थी बोलते हैं, लेकिन हिंदी में बात करें तो वो शरणार्थी को ही उसका बिगड़ा हुआ रूप शरणार्थी है। जो लोकू है, तो मैं हैरान होता हूँ कि लोकू जब 1947 में उजड़ कर और वहां से जियारत करके ये हिंदुस्तान आया, और उसको कौन सी जगह मिली? मेवात। वो मेवात जो यहाँ से भी जो मुस्लिम जो है पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो गए थे, और बताते हैं कि एक घासेड़ा जगह है जहाँ पर गांव है। गांव घासेड़ा गांव है, जहाँ पर महात्मा गांधी खुद आते हैं और अश्योर करते हैं मेवातियों को कि आप लोग कहीं नहीं जाओगे। मैं और मेरे जितने भी जो साथी हैं, उन सब की जिम्मेवारी है कि आपके जान माल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और उसके बाद कोई भी मेवाती हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान नहीं गया। लेकिन लोकू शरणार्थी वहां से उजड़ने के बाद नूह में आता है, और उसके अंदर उसके जहन में जो एक नफरत है या गुस्सा है, जिस कम्युनिटी के प्रति उसको गुस्सा है कि उसने वहां से मुझे धकेल दिया, हमारे बहुत से लोगों को मार दिया, और उसी कम्युनिटी में आके बस जाता है। लेकिन उसके अंदर वो नफरत कहीं नॉवल में नहीं दिखी। और हैरानी की बात है कि वही लोकू शरणार्थी उसी कम्युनिटी की एक बच्ची का भात भरने जाता है। तो इससे बढ़िया जो हिंदू जवनी तहजीब क्या हो सकती है? उसी बच्ची का, जिस बच्ची के अपने परिवार वाले इस मर्दवादी कानून के चलते उसे किनारा कर लेते हैं, और उस बच्ची का भात लोकू शरणार्थी भरता है। तो ये जो तहजीब, ये जो प्यार है, ये देखकर मेरा मतलब कि दिल गदगद हो गया, मतलब कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और आज की मुझे लगता है नफरतों के इस दौर में इस तरह का उपन्यास जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूरी है इस उपन्यास को पढ़ा जाए। भगवान दास मोरवाल जी का ये उपन्यास है, बहुत ही शानदार है। और जो बिगिनर्स हैं वो भी इसको आराम से पढ़कर समझ सकते हैं। वहाँ की भाषा के बारे में पता चलता है, वहाँ के लोगों के बारे में पता चलता है, संस्कृति के बारे में पता चलता है। क्योंकि एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसके बारे में अगर हम एक्सप्लोर करना चाहें तो बहुत कम ऐसे उपन्यास होंगे जिसमें इसको पृष्ठभूमि लेकर जो है कहानी कोई लिखी गई है या कोई उपन्यास लिखा गया है। और लहजा भी बड़ा शानदार है, बड़ा मजाहिया और बड़ा मजाकिया लहजे से, और बड़ा उनका जो लोकल जो उनका डायलेक्ट है उसका इस्तेमाल ज़्यादा किया गया है, जो वहाँ की बोली है। तो मज़ा आता है पढ़ने के बाद इसको। काफ़ी मतलब कॉमेडी भी बहुत अच्छी है इसके अंदर, और काफ़ी रिसर्च करके काफ़ी सारे तथ्य इसमें हमें देखने को मिलते हैं। मारुति की बात होती है कि मारुति जो प्लांट था वो 1981 में और लगा था। हाँ, मुझे इससे याद आया कि मारुति के कंटेक्स्ट में याद आया कि एक बहुत बड़ी समस्या है जो दहेज की समस्या है, उस पर भी इस नॉवल में बात की गई है कि जब दहेज की समस्या नूह मेवात में बहुत ज़्यादा है, और जब मारुति नई नई आई थी तो वहाँ के जो लोकगीत हैं, तो उनमें भी वो मारुति का जिक्र होता था कि लोग दहेज में मांगते थे। ऐसे भी लोग जिनके घर 2 टाइम का निवाला भी नहीं होता था और उनका कोई बहुत हैसियत भी नहीं थी, वो भी एक्सपेक्ट करते थे कि हमें मारुति दहेज में मिले, चाहे वो तेल ना डलवा सकें। समस्या तो दहेज की हर जगह है, लेकिन किस रूप में मेवात में वो विद्यमान है वो हमें पता चलता है। जब हम रिसर्च के सिलसिले में गए थे तो हमारा एक प्रश्न था कि सबसे ज़्यादा महिलाओं पे हमने रिसर्च की थी। तो महिलाओं को लेकर एक हमने पूछा था कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ क्या है, तो वहाँ पर भी हमें ज़्यादातर लोगों ने ये जवाब दिया था कि जो दहेज है ना, दहेज की समस्या बहुत ज़्यादा है। कि बच्चियों को ब्याने के लिए बचपन से ही जो दहेज जोड़ना एक बाप एक माँ शुरू कर देते हैं, और बड़ी मुश्किल मुश्किल से शादी होती है, और जो लड़के का लेवल होता है उस हिसाब से दहेज की जो मांग है वो बढ़ती चली जाती है। तो उसको भी बड़े अच्छे से एक इंसिडेंट के द्वारा बड़ा ही बहुत बड़ी एक पंचायत हुई थी मेवात में, जो एक सच्ची बात है, उसके माध्यम से इसमें बताया गया है कि दहेज के जो हैं वो क्या रिजल्ट होते हैं, और क्या कुछ उसका परिणाम होता है, क्या बच्चियों पे उसका असर होता है, उनके जीवन पे क्या असर होता है। और एक और कंफ्यूजन था जो क्लियर हुआ, इससे पहले मैंने भगवान दास मोरवाल जी की खानजादा पढ़ी, तो मैंने वहाँ उसमें एक टिप्पणी कर दी कि जो मेवात में जो मुस्लिम हैं, वो सभी जो मुस्लिम हैं वो मेव हैं। तो एक पाकिस्तान से किसी ने मैसेज भी किया और उन्होंने कहा कि आप गलत फरमा रहे हो। तो बाद में मुझे पता चला कि वो वाकई तथ्य जो था वो गलत था। जितने भी मुस्लिम जो मेवात में हैं वो सारे मेव ना होके कुछ खानजादा भी हैं, और वो खानजादा वो मुस्लिम हैं जो अपने आप को उस जो वहाँ का जिन्होंने शासन किया उस परिवार से जिनका ताल्लुक है। तो ये भी एक दो हैं, और इसमें भी जो इमाम साहब हैं वो खानजादा हैं, और जो एक जो मेंबर हैं
नसरू, वो मेव हैं। तो वो जब आपस में बातचीत करते हैं तो वो भी ये कहते हैं कि आप मेव की बातों में ज़्यादा दखल मत दें, आप खानज़ादा हैं, आपको अपने उस तक आपको अपनी जो आपकी हद है वही होनी चाहिए। तो ज़रूर हम तो चाहेंगे कि उपन्यास आप सभी पढ़ें। कांस भगवान दास मोरवाल जी का बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। शुक्रिया।